सिक्स्थ लेक्चर ऑफ आवर लॉज ऑफ मोशन डिस्कशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एचसीवी के होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको टिक कराए थे, दो फोर्स पे बेस्ड। ठीक है, जितनी बातें हम लोगों ने L5 तक डिस्कस की थी, उससे आगे L6 के लिए आपको कुछ वर्क दिए गए थे। आज हम लोग उन्हीं वर्क का एचसीवी डिस्कशन करेंगे। राइट, मैंने इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है, उनको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मैक्सिमम लोगों का डाउट था, और उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, और अगर इसको छोड़ करके भी कोई क्वेश्चन आपका डाउट है, देन यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी। लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हो, पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बट आई होप दिस विल सम अप ऑल द डाउट्स। मैक्सिमम लोगों के डाउट, 99% डाउट इससे हो जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस एचसीवी एक्सरसाइज एंड आई विल स्टार्ट विद द 6th क्वेश्चन, जो कि ग्राफ के ऊपर था। हम लोग 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एचसीवी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये था कि एक आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का। सो वी हैव अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। तो जैसे ही आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखे, आपको तुरंत याद आना चाहिए, अच्छा मैंने ये बात काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो बात आपको सिखाया गया है। स्लोप से एक्सेलरेशन आता है और एरिया से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हुआ है। ये टाइम, और ये जो टाइम लाइन है 0 है, 2 यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, तो बेसिकली ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहां 6 है, ये 7 और ये 8 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 15 है। आपसे पूछा गया है the variation of speed with time is shown. A particle of mass 50 ग्राम moves on a straight line. तो जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास कितना है? 50 ग्राम। तो इसको हम लोग SI यूनिट में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 50 × 10⁻³ kg, मतलब 5 × 10⁻² kg। ओके, और क्या कहा गया आपसे? Find the force acting on the particle at 3 केसेस है, 3 क्वेश्चन है। t = 2 सेकंड, t = 4 सेकंड एंड t = 6 सेकंड। तो पहला पार्ट है t = 2 सेकंड पे बताइए कितना फोर्स लगेगा। Now let's look at this graph। इस ग्राफ को देखिए, यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा। कि मैंने बताया था कि अगर लाइन ऐसे हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है, लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप 0 होता है, लाइन डिक्रीजिंग हो तो स्लोप नेगेटिव होता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन होगा वो दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ये लेंथ कितना है? 15/3। ये लेंथ कितना है? 3। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब थ्रू आउट 0 से 3 तक एक्सेलरेशन कितना है? 5। इस दौरान एक्सेलरेशन क्या कहेंगे? 0, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0 होगा। और इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव कहेंगे। ये लेंथ कितना हो गया? 15, और ये लेंथ फिर से 3, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे कहा है कि जब टाइम 2 सेकंड है, इस समय फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब टाइम 2 सेकंड है तब एक्सेलरेशन निकाल लो। ये जो 2 सेकंड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कितना है? 5। 0 से 3 तक थ्रू आउट एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो फोर्स कितना हो जाएगा? मास हो गया 5 × 10⁻² इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 0.25 न्यूटन। ये फोर्स हो गया। ठीक है, दूसरा चलिए। दूसरा आपसे पूछा है t = 4 सेकंड पर। तो t = 4 सेकंड की कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या है? 0, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तीसरा चलिए, तीसरा आपसे पूछा है t = 6 सेकंड पे। t = 6 सेकंड पे निकालते हैं। तो 6 की कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन -5 है, तो फोर्स कितना हो जाएगा?
ये तो -0.25 न्यूटन। और अगर मैग्नीट्यूड बोले तो 0.25 माइनस मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। कैसा डायरेक्शन? निगेटिव फोर्स का मतलब कि जिधर की तरफ वेलोसिटी है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगेगा। और फोर्स जिधर होता है एक्सेलरेशन भी उधर ही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन, टकला आदमी वाला, एक बाल्ड मैन है, उसके ऊपर ये सवाल है। पर ये सवाल क्या है? रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 4 mg, mg मींस मिलीग्राम। तो जो रेडियस है, ये जो रेन ड्रॉप है, ये मान लेते हैं एक रेन ड्रॉप है, और ये जो रेन ड्रॉप है, इस रेन ड्रॉप का रेडियस कितना है? 1 mm। 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर। ऐसा यूनिट में लिखना है सब चीजों को। दूसरा जो मास है वो कितना है? 4 मिलीग्राम, मतलब 4 mg, मतलब 4 × 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो 10⁻³ ग्राम होगा, और इसको फिर केजी में लिखेंगे तो 4 × 10⁻⁶ केजी होगा, क्योंकि मास का एसआई यूनिट केजी होता है, इसमें 4 × 10⁻⁶ केजी लिखेंगे। ये मास हो गया। तो रेडियस पता है, मास पता है। आगे कह रहा है आर फॉलिंग विद अ स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। ये जो रेन ड्रॉप है ये फॉल कर रहा है कितने स्पीड से? तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से ये फॉल कर रहा है। आगे कह रहा है ऑन द हेड ऑफ अ बाल्ड पर्सन, और एक इस तरह से आदमी है, और इस आदमी के हेड पे ये फॉल कर रहा है इस तरह से। तो इस आदमी के हेड पे ये फॉल करेगा, तो फॉल करने से फोर्स लगाएगा, उसका वेलोसिटी को भी चेंज करेगा। तो वही फोर्स आपसे पूछा है। कह रहा है द ड्रॉप स्प्लैशेस ऑन द हेड, इस हेड पे वो स्प्लैश कर जाता है, एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया इसका? 0। सो वी नो द इनिशियल वेलोसिटी, वी नो द फाइनल वेलोसिटी। आगे क्या कह रहा है? assuming equivalently that the drop cover a distance equal to their radii on the head। हेड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? रेडियस के बराबर, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 10⁻³ मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। और आपसे क्या पूछा है? एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड। कितना फोर्स लगेगा? तो भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्या? हम लोग इक्वेशन लिखेंगे v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, तो 900 + 2, एक्सेलरेशन नहीं पता हमें, और डिस्प्लेसमेंट 10⁻³ तो इस टर्म को इधर भेज दीजिए, या इसको इधर भेज दीजिए, तो -900 = 2a × 10⁻³ तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 से 1 कटा 450 बार में, और 10⁻³ इधर भेजेंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -4.5 × 10⁵ इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हुआ। और आपसे फोर्स पूछा है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना था? 4 × 10⁻⁶ इनटू एक्सेलरेशन कितना है? -4.5 × 10⁵। तो ये फोर्स हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करें 4 × 16 18 1.8 न्यूटन, और निगेटिव में होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1.8 न्यूटन, है ना? 1.8 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? फोर्स इस रेन ड्रॉप की वजह से उस बाल्ड पर्सन पे जो लगेगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। तो एक पार्टिकल है, उसका मास दिया हुआ है 0.3 kg। एक पार्टिकल, उसका मास दिया हुआ है 0.3 kg एंड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। एक फोर्स लग रहा है जो कितना है? -kx, जहां पे k एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 15 न्यूटन पर मीटर। आगे जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो फोर्स है इसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है k × x, और ये जो k है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। हालांकि ये मैंने फिजिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा बताया था,
स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और ये जो है न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का। और ये जो F फोर्स है वो x पे चेंज कर रहा है। x क्या है? डिस्टेंस। तो x के साथ ये फोर्स क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। मतलब अलग अलग x के वैल्यू के लिए इस फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। दैट मींस इफ आई विल आस्क यू कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो आप कहोगे सर ये जो फोर्स है ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। मतलब इस फोर्स का वैल्यू जगह जगह अलग अलग जगह चेंज करेगा, वेरी करेगा, राइट? अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। मैं सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन में पूछा या नहीं गया है। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है इट मींस नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इस क्वेश्चन में ये भी बातें पूछी जा सकती है, कैसा फोर्स है? सो दिस फोर्स इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन कैसा होगा? फोर्स वेरिएबल तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। एक्सेलरेशन वेरिएबल तो कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन आपसे ये सब नहीं पूछा है, आपसे बस सिंपल सा पूछा है व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, कितना इनिशियल एक्सेलरेशन होगा इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट x is equals to 20 सेंटीमीटर। अगर इसे हमने x is equals to 20 सेंटीमीटर से रिलीज कर दिया तो बताइए कितना एक्सेलरेशन होगा, ये हम लोग को बताना है। तो अगर x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, इस समय फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज? बस माइनस तो डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स कितना होगा? k इंटू एक्स। k कितना है? 15 और x का वैल्यू 0.2, तो 15 तो 30 मतलब 3 न्यूटन ये फोर्स हो गया। और मास कितना है? 0.3। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो फोर्स हो गया 3 बाय मास कितना है? 0.3, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा सवाल ये। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 6, 8 और 9, ये 3 मैंने सवाल आपको दिए थे। ठीक है, इसको लिखिए, इसमें कोई भी दिक्कत हो समझिए इसको अच्छे से, फिर हम लोग कुछ और डाउट नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और इस बार हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक स्मॉल ब्लॉक बी है जिसको हम लोग प्लेस कर दिए हैं ऑन अनदर ब्लॉक कैपिटल ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इतनी बात को पहले समझ लेते हैं। ये एक बिग ब्लॉक है, ये सरफेस है, और ये जो बिग ब्लॉक है इसका मास है, ये ए नाम दिया गया, इसका मास है 5 kg। ये ए है जिसका मास है 5 kg, और इसके ऊपर कोना में यहां पे एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया जिसका नाम बी है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर इसका x पूछेंगे तो कहेंगे 0.2 मीटर, ये इसका x हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है इनिशियली द ब्लॉक B इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक A। इनिशियली ये ब्लॉक B यहां है। A constant horizontal force of 10 न्यूटन is applied to the block A। और यहां पे हम लोगों ने एक फोर्स लगा दिया, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। All the surfaces are assumed to be frictionless। ये surfaces कैसे हैं? frictionless है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं। Now think about this situation, what will happen? आप लोग सब कैरम खेले होंगे ना, कैरम में अगर ज्यादा पाउडर का इस्तेमाल करें तो फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब सोचिए कैरम का गोटी रखा हुआ है और आप स्ट्राइकर से अगर हिट करो, अगर अच्छे से पाउडर किया हुआ होगा ना, तो नीचे वाला निकल जाएगा और ऊपर वाले गोटीज एज इट इज बैठ जाते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन हो तब अगर आप हिट करोगे तो नीचे वाला तो निकलता है, उसके ऊपर वाला भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो अगर आप इसको हिट करोगे तो ये वाला एज इट इज गिर जाएगा। ये जो सिचुएशन है बिल्कुल वैसा ही है जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ में सीखे थे। मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करने कहा था कि आप एक ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर एक कॉइन रखो और कार्डबोर्ड को हिट कीजिए तो कार्डबोर्ड निकल जाएगा और वो कॉइन उसी में गिर जाता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड। सेम चीज है यहां पर भी सेम चीज है, ये सिंपली गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली गिर जाएगा
कितने देर में ये गिरेगा, ये पूछा है। कितने देर में गिरेगा? जब ये ब्लॉक क्रॉस कर जाएगा। और ये ब्लॉक कितने देर में क्रॉस करेगा तो निकाल सकते हैं। ये फोर्स है 10 न्यूटन, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली ये रुका हुआ था तो u 0 है, a इतना है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 0.2 मीटर। एक्सीलरेशन देखिए कांस्टेंट है, सो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन है। इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हो गया 0.2, ut हो गया 0, हाफ एक्सीलरेशन हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 कटा तो हमें टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना, तो टी हो जाएगा √0.2, मतलब t इज इक्वल्स टू पॉइंट बनाएंगे तो 2/10 1/√5 सेकंड। अब अगर इसको पॉइंट में निकाला गया होगा तो √5 का वैल्यू होता है 2.23, तो 1/2.23 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास आएगा। एक बार निकाल लीजिएगा, 1 इसका वैल्यू 0.4 के आसपास आएगा, तो वो निकाल लेना है। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एलिवेटर shown in the figure is descending with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक एलिवेटर है और ये जो एलिवेटर है ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, नीचे जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। The mass of the block A is 0.5 kg। A जो ब्लॉक है उसका मास 0.5 kg है। What force is exerted by the block A on the block B? तो एक ब्लॉक B है यहाँ पे नीचे और इसके ऊपर में ब्लॉक A है, और ये जो ब्लॉक A है इसका मास कितना है? इसको हम लोग M मान लेते हैं, और ये M कितना है? 0.5 kg। तो आपसे ये कह रहा है कि what force is exerted by block A on the block B? ये A B पर कितना फोर्स लगाएगा ये आपको निकालना है। आप क्या कीजिए, एक आदमी जो गार्ड है उसको यहां बैठा लीजिए और ये ऑब्जर्वर है, यही सारा कुछ देखेगा, और इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, क्योंकि मास इसी ब्लॉक का दिया हुआ है। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इस ब्लॉक पे mg नीचे लगेगा, जो कि किस पे लग रहा है? इस ब्लॉक पे, और लगाने वाला कौन? अर्थ। और इस mg का वैल्यू कितना होगा? इसका मास है 0.5, g का वैल्यू आप 10 ले लो तो ये 1 नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि ये ब्लॉक इस b ब्लॉक के कांटेक्ट में है तो ये ब्लॉक भी b पर फोर्स लगाएगा, ये b भी ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, जिसको नॉर्मल कहेंगे। और क्योंकि हम लोग एफबीडी बना रहे हैं, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ उस फोर्स को दिखाते हैं जो ब्लॉक पर लग रहा है, ब्लॉक जो लगाता है वो नहीं दिखाते। तो ये जो m है, मतलब A नाम का ब्लॉक, वो B पर भी फोर्स लगाएगा और B भी A पे लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन हम लोग कौन सा दिखाएंगे? जो A पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग A का एफबीडी बना रहे हैं, और जितना A पर B लगाएगा उतना ही तो A भी B पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो n का वैल्यू निकालना है, उल्टा खाली आपसे पूछ दिया, और वो जो n होगा जो A B पे लगाएगा वो खाली नीचे होगा, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है वो किधर जा रहा है? नीचे। A इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर देखेगा तो ये क्या देखेगा कि ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो लिफ्ट के साथ ये ब्लॉक भी तो नीचे आ रहा है। अब मैंने आपको इक्वेशन लिखना सिखाया था। क्या सिखाया था? कि ब्लॉक का जिधर एक्सीलरेशन हो उधर वाले फोर्स को पहले लिखना है, तो 1, उसके अपोजिट वाले को माइनस में, तो 1 माइनस n इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, 0.5 इनटू 2, तो 1, तो n हो जाएगा। यहां मैंने लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक किया, 0.5 इनटू g का वैल्यू 10, तो ये 5 होगा ना, 1 थोड़ी होगा, ये हो जाएगा 5। n को इधर भेज दिया, 1 को इधर, तो n इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज द नॉर्मल on block due to B, and we know that for every action there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction.
Hence, force on B by A is equals to 4 न्यूटन। ठीक है, चीजों को समझना अच्छे से। मैंने ये बात लिखवाया क्यों? यही इसीलिए क्योंकि आप चीजों को समझिए। हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझना है कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। इन जनरल स्टूडेंट लोगों में टेंडेंसी होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ उससे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने से कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, सही सोच के कर रहे हैं कि नहीं। वो अगर सीख लीजिएगा तो आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उस क्लैरिटी से आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आप बार बार देखे होंगे कि हम पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ते। हम ये नहीं कह रहे कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ते। इसका मतलब कि हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ के हर एक चीज लिखते हैं, और आप भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ के पहले लिखिए, फिर एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए। क्वेश्चन का एक एक वर्ड्स पहले लिखिए, मतलब मीनिंग लिखिए उसका, मैथमेटिकल मीनिंग, और फिर उसको समझिए, पूरा क्वेश्चन अंत कीजिए, सारा डेटा लिखिए, फिर क्वेश्चन को वापस से पढ़ के जो कह रहा है वो निकालिए, क्योंकि कोई डेटा हो सकता है छूट जाए। एक बार फिर से दिखा रहा हूं क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, और ये मैं सिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 के हेल्प से। आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये सब तो आप 19 पढ़ाए नहीं थे, बायनेंसी क्या होता है, क्वेश्चन दे दिए थे। इसलिए दिए थे क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया था उतने से ही ये सवाल बन जाएगा, 19, 20, 21 तीनों। और यही आपको सोचना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको जो क्लासरूम में सिखाया गया उसको आप अप्लाई करना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। और मेरा काम यही है, आपको अप्लाई करने सिखाना, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क यू, बट व्हाट वी नो इज व्हाट कॉन्सेप्ट दे विल आस्क यू। कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको सिखा सकता हूं, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये आपको प्रैक्टिस करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन सीखना है, और वही एप्लीकेशन एग्जामिनेशन हॉल में भी करके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़िएगा ध्यान से, बस स्टेटमेंट पढ़िए और समझिए। द फोर्स ऑफ बायनेंसी exerted by the atmosphere on a balloon is B in the upward direction and remains constant. फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन को। The force of buoyancy, एक फोर्स ऑफ बायनेंसी है, ठीक है। इतना बात के आगे पढ़ते हैं। भाई कौन लगा रहा है, फोर्स है तो कोई लगा रहा होगा, किसी पर लग रहा होगा। कौन लगा रहा है? exerted by atmosphere, एयर और एटमॉस्फेयर लगा रहा है। बायोनिक फोर्स एक्चुअली होता है कि कोई भी बॉडी जब किसी लिक्विड या गैस में मूव करता है, या मूव नहीं भी करे, तो गैस या लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसको बायनेंसी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसने तो कह दिया आपको कि एक फोर्स है बायनेंसी का, किस पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर ऑन अ बलून इज बी। ये एक बलून है और इस पर बायनेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बी, और कह दिया कि ये कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं करेगा। बढ़िया भाई, इतना डेटा मिलने काफी है। आगे पढ़ते हैं। एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक और फोर्स होगा जो एयर के रेजिस्टेंस का होगा। समझ लेते हैं पहले इसको, माइंड में सोचते हैं। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर की वजह से कोई अपोजिशन जो होगा। जैसे अगर आप लोग बाइक चलाए होंगे या कार चलाए होंगे, तो जिधर कार चलाते हैं ना, हवा उसके अपोजिट में आपको फोर्स लगाता है, उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द कार्स which are made for racing car, high speed cars जो होता है, उसका जो शेप बनाया जाता है, बॉडी बनाया जाता है, those are called aerodynamic shape। एरोडायनेमिक शेप का बनाया जाता है, जिससे हवा बहुत अच्छे से पास हो, कट से पास हो, ताकि उसका जो एयर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाए। ट्रक्स, उसका जो सरफेस होता है सामने का, उस हिसाब पूरा फ्लैट होता है, so they experience high air resistance and that is the reason they cannot travel at very high speed। इसलिए ट्रक्स जब बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं तो बहुत जल्दी पलट जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ये बलून है, और इस बलून पे क्या कह रहा है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। तो पहली बात तो भैया कि एयर रेजिस्टेंस किधर रहेगा अभी हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट रहेगा। जब तक मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक कैसे बताएंगे? अगर इसका वेलोसिटी ऊपर है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगाएंगे,
इसका वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगाएंगे। क्वेश्चन नहीं बनने का यही रीजन है कि आप क्वेश्चन कैसे पढ़ते हो, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग अपोजिट टू वेलोसिटी, आगे पढ़ना शुरू करेंगे, इस वर्ड को सोचेंगे नहीं कि इस लाइन का आखिर क्या मतलब है। यही मतलब है, यही सोचना है कि अच्छा एयर रेजिस्टेंस का फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो पूछेंगे भाई वेलोसिटी किधर है, सोचेंगे यहां नहीं पता है, ठीक है, मतलब अभी एयर रेजिस्टेंस नहीं लगा, लेकिन देखो बाइंड फोर्स हम पहले लगा दिए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि वो लिख दिया था कि वो अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। आगे चलिए, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। और ये जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल भी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी सेम रहेगा तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स सेम रहेगा, अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी डबल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब होता है ना कि एक को डबल करेंगे तो दूसरा भी डबल होगा, एक को ट्रिपल करेंगे मतलब वेलोसिटी ट्रिपल हो गया तो एयर रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, वेलोसिटी हाफ हो गया तो एयर रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग, ये लॉजिक सोचना है। आगे चलिए, द बलून कैरीज अ मास कैपिटल एम। अब आगे इसने कहा कि इसका मास कैपिटल एम है। जैसे ही इसका कह दिया मास कैपिटल एम है, इट मींस एक फोर्स तो इस पे लग जाएगा। दुनिया में कितने फोर्स होते हैं हम लोग दो ही जानते हैं, एक तो mg एक तो नॉर्मल, यही दोनों लगाना है मुझे। तो चलिए mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड वो लगा दिए, और नॉर्मल तो तब लगता है जब ये बलून किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। अगर कोई सरफेस होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। The balloon carries a mass capital M and is found to fall down नीचे जा रहा है, fall down ये नीचे जा रहा है। ये बलून अगर नीचे जा रहा है तो जो मेरा एक मिस्ट्री फोर्स था एयर रेजिस्टेंस का फोर्स, उसका भी मुझे डायरेक्शन पता चल गया। इसको मैं R लिख देता हूं, ये R क्या है? एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया, देखिए कब लगाया? जब मुझे पता चल गया कि ये बलून नीचे जा रहा है। आगे चलिए, the balloon carries a mass this and found to fall down near the earth surface with a constant velocity v। और ये नीचे फॉल कर रहा है with constant velocity। Now what is the meaning of constant velocity? कितनी बार मैंने आपको बताया है what is the meaning of constant velocity? Constant velocity का मतलब acceleration 0। What is the meaning of acceleration 0? Net force 0। कैसा मोशन ये है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट फोर्स 0? कि टोटल फोर्स 0 होगा, मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, तब ना बैलेंस कर लेगा। ऊपर कितना फोर्स है तो R प्लस B, नीचे कितना फोर्स है mg। इन लोगों का पहले क्वेश्चन हो गया। अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया। देखिए इतनी बातें आपको सीखनी है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अगर वो आपने सीखा है वो चैप्टर। तो आगे चलिए, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून। कितना मास रिमूव किया जाए? तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मान लिया लेट x मास इज रिमूव्ड, x मास इज रिमूव्ड फ्रॉम बलून, फ्रॉम बलून। तो ये जो बलून है अब इसका मास कितना हो जाएगा? m माइनस एक्स, क्योंकि पहले m था, x निकाल लिए तो m माइनस एक्स। अब फिर से क्वेश्चन समझिए, इस पे बाइंड फोर्स अभी भी B लगेगा और ऊपर ही लगेगा। क्यों? क्वेश्चन में कहा था कि फोर्स ऑफ बायंसी इज B and it acts in opposite direction, sorry it acts in upward direction and remains constant। मास को वगैरह पे चेंज नहीं करता। ये क्वेश्चन लिखा था शुरू में, नहीं पता है फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। दूसरा m माइनस एक्स हो गया मास, तो नीचे की तरफ वेट कितना हो जाएगा? m माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है, क्या कह रहा है? हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज। अब ये क्या हो रहा है? राइज कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना लगाओगे? नीचे। अब ये सेम रहेगा कि अलग होगा वो भी चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। सो दैट इट मे राइज विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही राइज कर रहा है, v कांस्टेंट, और सेम वेलोसिटी रख गया। देखिए पहले v था, अभी v है, मतलब एयर रेजिस्टेंस का फोर्स सेम रह जाएगा। फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब फिर से नेट फोर्स 0, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर फोर्स कितना है? B, नीचे कितना है? R प्लस
m माइनस एक्स इंटू जी, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखिए आपको क्या निकालना था, कितना मास रिमूव की, मतलब x निकालना था। ये जो x आंसर आप निकालोगे वो उन्हीं टर्म्स में होना चाहिए जो टर्म्स क्वेश्चन में यूज किया गया है। क्वेश्चन में क्या क्या यूज किया गया है, b, कैपिटल M और v, इन्हीं तीनों के टर्म में निकाल सकते हो, और या कोई कांस्टेंट जैसे स्मॉल g उसके टर्म में। तो r मैंने खुद माना है तो हम लोग r को एलिमिनेट कर देंगे, इस r को इधर भेज दो, तो b माइनस आर इज इक्वल्स टू m माइनस एक्स इंटू जी, और यहां क्या लिखा हुआ है, b प्लस आर इज इक्वल्स टू एम जी। ऐड कर दीजिए तो r कटा, b प्लस b हो गया 2b, ये मल्टीप्लाई करो देखो mg प्लस mg 2mg माइनस xg, ये माइनस xg को इधर भेज दीजिए तो xg इज इक्वल्स टू 2 कॉमन mg माइनस b, g को डिवाइड कर दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, g से डिवाइड कर दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ, g से डिवाइड करेंगे तो m माइनस b बाई g, ये x का वैल्यू, g दोनों से डिवाइड होगा ना, यहां पे टोटल डिवाइड होगा तो दोनों से कर दिए तो इससे कर, तो g कट गया माइनस b बाई g। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्लियर। इसको लिखिए 19 नंबर में जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बस यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 20 में भी है, यही बाइंड फोर्स, यही mg, बस क्वेश्चन नंबर 20 में क्योंकि लिक्विड में है तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, नाम ही से क्लियर है, एयर रेजिस्टेंस तो एयर में होता है ना। और क्वेश्चन ऐसे ही पढ़िए और इसके बाद पहले क्वेश्चन नंबर 20 खुद से अभी ट्राई कीजिए और तब आगे 20 का सॉल्यूशन देखना, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों से क्वेश्चन नंबर 20 बन गया होगा, जिससे नहीं बना कोई बात नहीं, अपनी गलतियों को यहां एनालाइज कीजिए। मैं वापस से क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। एक बात और, जब भी कोई टीचर से आप डाउट पूछे ना, तो जब टीचर ने डाउट बता दिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, इट मींस टीचर का काम हो गया, लेकिन आपका काम यह है कि कुछ दिन बाद आप वापस से उसको सॉल्व करें। एक और आदत डालिए, जब भी आपको कोई भी चीज सॉल्व करने कहा जाए, जो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए उसको सिर्फ टिक कीजिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने उसको बोल करके रखिए, और जब उसका डाउट डिस्कस हो जाए तो उसको टिक कर दीजिए, लेकिन उस बोला किए हुए क्वेश्चन को याद रखना है कि वो नहीं बना था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो उसमें कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना है, 1-2 बार, कम से कम 10 बार। जब डाउट हो जाए तो उसके 1-2 दिन बाद उसको रिवाइज तो जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका काम है। आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, इसने टीचर ने किया, आपने सॉल्व नहीं किया। और दूसरा कि हमेशा जो होमवर्क दिया जाए, जो काम दिया जाए, वो हमेशा करता है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि दुनिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना दिया जाता है, कहा जाता है, उतना नहीं करते हैं। 4.5% लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना कहा जाता है, दिया जाता है, उतना ही करते हैं, और ओनली 0.5% लोग होते हैं जिनको जितना दिया जाता है, कहा जाता है, उससे एक्स्ट्रा करते हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, और उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। अगर लोग कहते हैं ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, झूठ बोलना है। पहले 95% लोग कंपटीशन के काबिल नहीं है, 4.5 वाले थोड़े काबिल हैं, और 0.5 वाले के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, दे विल बी सिलेक्टेड, ओके। तो इसलिए हमेशा होमवर्क कीजिए, हमेशा सॉल्व कीजिए चीजों को, और तब डाउट की चीजों को देखिए, तब आप एनालाइज कर पाओगे कि आपसे क्या गलती हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। An empty plastic box, एक empty plastic box है, of mass small m, is found to accelerate up, accelerate कर रहा है up, at a rate g/6 when placed deep inside water। तो वाटर में रख दिए, और ये एक प्लास्टिक बॉक्स है इसके अंदर, और ये एम्प्टी है, भी खाली है, लेकिन बॉक्स का खुद का मास है स्मॉल m, और क्या फाउंड किया गया कि ये ऊपर जा रहा है कितने से, g/6 से, ये इसका एक्सेलरेशन है। एफपीडी बनाते हैं इसका मास mg नीचे रहेगा, और इस पे बायंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ b, और ये किधर जा रहा है, ऊपर। तो मैंने आपको सिखाया इक्वेशन लिखते हैं, ब्लॉक जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले को लिखिए, तो b माइनस mg, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg/6, क्योंकि एक्सेलरेशन है g/6, तो b हो गया, इसको उधर भेज दिए तो 7 mg/6, और ये जो बाइंड फोर्स है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहता है इस बारे में चर्चा करेंगे, वो बेसिकली वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, शेप पे।
तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स का शेप सेम ही रहेगा, उसमें कुछ डाल दो कुछ निकाल दो तो भी उसका शेप सेम रहेगा। इसलिए आगे कह रहा है हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सलेट डाउन एट द रेट g/6। अब कह रहा है कि यही सिचुएशन वापस से है। एक बात हो, सिचुएशन अगर ड्रॉ किया जा सकता है तो कोशिश करना उसको फिजिक्स में ड्रॉ किया करें, हवा में नहीं सोचना है। तो ये बॉक्स है, इसमें कितना सैंड रख दें, तो मान लीजिए x सैंड रख दें, तो अब इसका मास m+x हो गया। कह रहा है अब ये नीचे जाए एक्सलेशन g/6 से। अभी भी बायएंड फोर्स ऊपर ही लगेगा क्योंकि बायएंड फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है और सेम रहेगा क्योंकि शेप सेम होगा बॉक्स का। एयर रेजिस्टेंस चेंज करता है जो पिछले क्लास क्वेश्चन में मैंने करवाया था, ठीक है। इसका mg चेंज कर जाएगा क्योंकि अब मास चेंज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा m+x × g। फिर से क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व कर दीजिए। क्या लिखेंगे इक्वेशन? अब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो दिस, ये वाले फोर्स को पहले लिखेंगे, दिस माइनस दिस, तो m+x × g माइनस b, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, तो m+x × g/6 क्योंकि मास अब m+x है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इस वाले टर्म को मैं इधर भेज देता हूं, तो m+x कॉमन हो जाएगा, g भी कॉमन हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो बचेगा 1 - 1/6, ये माइनस b उधर जाके b हो गया और b का वैल्यू पता था 7mg/6, तो 1 - 1/6 5/6 हो जाएगा। ये g से g कटा और 5/6 से ये 6 कट जाएगा, तो m+x यहां बचा था 5 इज इक्वल्स टू 7m, तो 5m + 5x इज इक्वल्स टू 7m, तो 5x इज इक्वल्स टू 2m, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2m/5। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि कैलकुलेशन का एक एक लाइन आपको समझा सकूं, लेकिन हर लोग के कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो सकता है इक्वेशन सॉल्व करने का। इसलिए मैं इस बात को बार-बार कहता हूं कि आप कैलकुलेशन खुद से सीखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो नहीं सिखा सकता, मैं कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूं, आपको शॉर्टकट में भी करके दिखा सकता हूं। अगर वो सीख पाए तो अच्छी बात है, लेकिन कैलकुलेशन खुद से करने का आदत डालिए, है ना। सिर्फ कैलकुलेशन को छापना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझनी है और कैलकुलेशन खुद से कीजिए, है ना। वो नोट करने का जरूरत नहीं है, पहले उसको लिखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर नोट कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आप ही को करना है फाइनली। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। फिर से बस लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज पढ़ना है, कुछ भी नया बात हो सिर्फ लैंग्वेज सही से पढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए। अ फोर्स F इज इक्वल्स टू V क्रॉस A। देखिए एक नया फोर्स के बारे में कह रहा है कि एक फोर्स F है जो कि कितना है, V क्रॉस A के बराबर है। अब पहले इतना बात का मीनिंग समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो V क्रॉस A को क्या लिखेंगे, VA sin थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका कोई डायरेक्शन भी होगा m का। इतना ही जानते हैं हम लोग भाई। मुझे ये नहीं पता कि ये फोर्स क्या है, ये भी नहीं पता कि V क्या है, ये भी नहीं पता A क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर V क्रॉस A लिखा हुआ है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और ये हम लोग वेक्टर में सीखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा गया है फिर से पढ़ते हैं, a force this is exerted on the particle in addition to the force of gravity। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ ये भी फोर्स लग रहा है। अब मुझे तो नहीं पता था, लगा दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है भैया। where v is velocity, अभी बता देगा कि v क्या है, वेलोसिटी है। and a is a constant vector, a कोई एक वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये भी समझ लिए कि a एक वेक्टर है जिसका कि कुछ मैग्नीट्यूड होगा और जिसका डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल, मतलब i कैप या माइनस i कैप में होगा, ठीक है, जिधर भी हो। अगर यूज करेगा तो देखेंगे। आगे क्या कह रहा है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड। आपसे क्या पूछा है, मिनिमम स्पीड। v मिनिमम क्या होगा, विथ विच अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है उसका मास m है, मतलब इसका वेट mg नीचे लगेगा। विथ विच अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड so that it continues to move undeflected with constant velocity। तो अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग के लिए, undeflected with constant velocity, with constant velocity। constant velocity मतलब एक्सेलरेशन 0, constant velocity मतलब एक्सेलरेशन 0, undeflected का मतलब भी यही होता है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन 0
नेट फोर्स 0, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, अनडिफ्लेक्टेड जैसे फेंके थे वैसे ऐसे ही चलता रह जाएगा, मतलब नेट फोर्स उस पे 0 रहेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट फोर्स 0? कि अगर इस पे mg नीचे लग रहा है तो उसको कोई बैलेंस करने वाला होना चाहिए, वही बैलेंस करने वाला ये फोर्स होगा। तो ये जो डायरेक्शन था इसका ऊपर की तरफ हो गया और ये वैल्यू कितना होगा Va sin थीटा। और क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, मतलब Va sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो यहां से v का वैल्यू क्या हो जाएगा mg बाय a sin थीटा। अब आपसे पूछा है कि ये वेलोसिटी मुझे मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम कब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, मतलब sin थीटा मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम कितना होता है 1, थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे। देयरफॉर v मिनिमम कितना हो जाएगा mg बाय a। इस तरह से आपको चीजों को, क्वेश्चंस को सही से पढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है, राइट? So with this, I am winding up my today's lecture. Thank you for being with us. Have a great day.